बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ में हमें जो इश्यूज़ पेश आते हैं, जो चैलेंजेस पेश आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक गेस्ट होते हैं जो कि इंडस्ट्री से होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे कुछ जज्बात होते हैं, जैसे कि खुशी है, उदासी है, दुख है, परेशानी है। सो ये जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, कैसे हम इनको कंट्रोल करते हैं, कैसे इनको लेके हम ज़िंदगी में चलते हैं। सो इस बारे में आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारी गेस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक। और डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक का मैं आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। ये एकेडमिक रिसर्च कंसल्टेंट हैं, सेमिनार ट्रेनर, ब्लॉगर और रिसर्चर हैं। ये मेंटोर फॉर स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं फ्रेमवर्क फॉर इमोशंस, एथिक्स, एम्पावरमेंट फॉर लाइफ स्किल्स। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़ेबिस इस्लामाबाद में। सो सबसे पहले डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और आज हम आपसे बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। सो हमारे नाज़रीन को बताइएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही नेग्लेक्टेड फील्ड है। इस वक़्त पाकिस्तान में इस पे बहुत कम काम हो रहा है। दो तरह की ज़हानतें होती हैं, बल्कि कई तरह की ज़हानतें होती हैं। जिसको हम ज़हानत समझते हैं वो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहलाती है, जिसको हम जनरल टर्म में आईक्यू के नाम से जानते हैं। सही। अब अपने जज़्बात को समझना, क्योंकि जज़्बात इंसान के साथ हर वक़्त हर लम्हा मौजूद हैं। तो अपने जज़्बात को समझना, फिर उनको मैनेज करना, दूसरों के जज़्बात को समझना, फिर उनको मैनेज करना, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जब बात आती है कि जब इंसान किसी भी जगह काम के लिए जाता है, चाहे वो खेतों में काम करने के लिए जाता है या दफ़्तर में काम करने के लिए जाता है, तो हर वर्क प्लेस पे आपका इंटरेक्शन लोगों से होता है। और जहाँ पे लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, वहाँ पर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि आपके जो भी रिलेशनशिप हैं, वो बेसिकली इमोशनल लेवल पर आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं। सही। और नाज़रीन को हम यहाँ पे बताते चलें कि डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान्स फर्स्ट इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल वर्क प्लेस जो है वो दिया है। और मैम, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल एट वर्क प्लेस क्या है? वर्क प्लेस पे इमोशनल इंटेलिजेंस की हमें क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि अभी आपने बात की कि हमें ज़रूरत पेश आती है, तो आपको इस मॉडल बनाने का ख़्याल कैसे आया? देखिए जी, मैं एक हाउसवाइफ़ थी और मैंने आउट ऑफ द पैशन ऑफ स्टडीज़ पढ़ना शुरू किया। मैं खुद बहुत इमोशनल थी और मैंने सेल्फ हेल्प के लिए पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया और रिसर्च में आई, तो मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैंने करते-करते इसमें पीएचडी कर डाली। जब मैंने पढ़ना शुरू किया इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए और उसके मॉडल्स की बात करना शुरू की, तो बहुत सारे मॉडल्स जो थे, जितने भी इन्फ्लुएंशियल मॉडल हैं, वो सब कुछ वेस्टर्न मॉडल्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में या बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो वो वेस्ट की तरफ से सारे मॉडल आए हुए थे और हमारी पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है कल्चरल सेटिंग भी फ़र्क है। और हमारे पाकिस्तान की अगर आप ये चीज़ देखें कि हमारा कल्चर, हमारे आपस में इंटरैक्शन बड़े फ़र्क थे। तो मुझे ख़्याल आया कि शायद हमारे जो देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कुछ चीज़ कमी है, तो जो हमारे वर्क प्लेस को कवर नहीं करती। क्योंकि वो लोग बात करते हैं जैसे आप देखें कि जी बॉक्सेस हैं, इमोशंस के स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, मगर इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहें या ना चाहें, आप जो हैं उस पर काम कर रहे होते हैं। कि अब आप ये देखें कि जब मैंने ये डेवलप किया कि इमोशन कहीं तो जनरेट होते होंगे, तो वहाँ पे वो जनरेशन ऑफ इमोशंस की बात नहीं करते। हम वहाँ से बात करते हैं जहाँ पे आपको रियलाइज़ करता है कि आप इस वक़्त फ़ील क्या कर रहे हैं। अगर किसी को गुस्सा आया है तो उसकी बैकग्राउंड क्या थी? किसी को अगर परेशानी हुई है तो उसकी बैकग्राउंड क्या थी? देखिए जी, क्या यही कहना चाह रही हैं आप? बैकग्राउंड तो हम बाद में जाएँगे, पहले आप समझें तो सही कि आपको वाक़ई गुस्सा भी आया है कि नहीं? सही। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही पता नहीं होता कि हम फ़ील क्या कर रहे हैं। एकदम से हमें समझ आती है क्योंकि हम किसी बात पे अपसेट हैं। एंड देन वी अंडरस्टैंड कि हमें तो गुस्सा है किसी पे। और फिर जब हम जाते हैं तो सोचते हैं, तो फिर कड़ियाँ मिलाते हैं तो समझ आती है। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले एक नॉलेज करना ज़रूरी होता है। इसको मैं अपने मॉडल में कहती हूँ कि इमोशनल एप्रिसिएशन, कि इमोशंस को जानना कि हाँ, इस वक़्त मैं ये चीज़ फ़ील कर रहा हूँ। अब आपको पता चला कि आपको गुस्सा है या डिसअपॉइंटमेंट है या खुशी है, गमी है, जो भी चीज़ है आपके साथ, आप उसको इस सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। कि फ़र्ज़ करें किसी बंदे ने, कोलीग ने आपको कोई बात की, आपको वो बात नागरा गुज़री। अब आपको उस पर गुस्सा है, अब आप उसको या तो जवाब देंगे या कुछ काम करेंगे। तो वो जो नॉलेज था, जो आपको इमोशन से पता चला और उसको जब आपने अप्लाई किया, उसको हम कहते हैं इमोशनल एप्लीकेशन। सही।
और जब आपने बहुत सारी सिचुएशंस में वो इमोशनल आपने रिएक्शन दिए और बार-बार करके आपको पता चला कि लास्ट टाइम जैसे अगर आप अपने बॉस पे गुस्सा हुए और आपको नौकरी से निकाल दिया गया, तो आपको अच्छी तरह पता है कि अब तो अगली वैसे बार लोग ये गुस्सा करते हैं नहीं बॉस पे। करना। तो फिर उसको हम कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी। सही, तो जब आप इमोशनल मैच्योरिटी की स्टेज पे होते हैं, तो ये 3 लेवल पे आगे काम करता है। सही, एक पर्सनल लेवल के इमोशंस होते हैं, एक इंटरपर्सनल लेवल के इमोशन और एक सही। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ये हमारे इमोशन। नाज़रीन को बताइएगा कि पर्सनल और इंटरपर्सनल इमोशंस जो हैं ये क्या हैं? मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ। फर्स्ट करें आपका एक कोलीग है जिससे आपकी नहीं बनती, आपको बंदा पसंद नहीं है। ये आपका पर्सनल इमोशन है जो आप उसके लिए फील करते हैं। मगर वो आपका कोलीग है, आपको डेली बेसिस पे उससे इंटरैक्ट करके उसके साथ काम करना पड़ता है। अब आप जब उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो अब आप चाहे उसको ये नहीं कहेंगे कि आप अपने पर्सनल टाइम में आप उसको दोस्त या अपना बहुत ख़ास बडी नहीं बनाएँगे कि हुँ, जब आप हुँ। कहीं जाएँगे तो आप उसको साथ लेके जाएँगे। आप उसके साथ एक प्रोफ़ेशनल जो काम है, उसे काम से काम रखेंगे। अब इंटरपर्सनल में आपने उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। सही। मगर अगर इस ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल इमोशन में अब आपको थर्ड लेवल की आप बात अब कर रही हैं। थर्ड लेवल, अब आपको एक टीम का हिस्सा बना दिया जाता है। अब आपकी टीम का मुकाबला बाकी टीमों से है। अब आप जो है आपस में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए उस बंदे के लिए जिसको आप ना पसंद करते हैं, ना जिसके साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं। मगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए आप दोनों ने मिलकर अपनी जान लगाई है, क्योंकि अब एक ग्रुप की बात आ गई। बिल्कुल तो सही। अब वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल इमोशन है कि एक ही बंदा, एक ही फीलिंग मगर डिफरेंट तरीकों से मैनिफेस्ट होती है। इसको हम पर्सनल, इंटरपर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल इमोशंस के हिसाब से समझ तो सकते हैं। यहाँ पे जब एक टीम में मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे तो डिफरेंट इमोशंस आ रहे होते हैं। लाइक अगर हम ये कहें कि कोई जो है वो जीतना चाहता है, कोई ज़्यादा काम करना चाहता है, कोई बॉस के सामने अपने आप को नुमाया करना चाहता है और कोई दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। तो यहाँ पे जो आपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, वहाँ पे ये चीज़ें हम कैसे फिर मैनेज कर सकते हैं? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि जो बात आपने कही कि जो सेल्फ इंटरेस्ट आ जाते हैं वो टीम ही नहीं है। अगर आप टीम की डेफिनेशन देखें तो फिर इट्स अ होल यूनिट। तो जब हर कोई एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए और अपना काम जैसे एक रैली रेस की तरह एक को पकड़ा के आगे करेगा, तब तक तो टीम नहीं है। तो वो एक फंक्शनल टीम नहीं है फिर, अगर ऐसे होगा कि हर कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहेगा, क्योंकि कलेक्टिवली टीम लेकिन में। काम हम सब ने मिलके परफॉर्म करना जी। है। मतलब हमारी मुल्क में ऐसा होता है कि आपको एक टीम का हिस्सा बना दिया जाता है, चाहते हुए ना चाहते हुए भी आपने उस टीम का हिस्सा रह के काम करना है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप जो है वो अपनी भी बीच में थोड़ा सा कुछ एफिशिएंसी दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने उस तनाजुर में बात की थी कि उस वक्त जो है वो फिर आप चूंकि ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा जो कोलीग है, मेरा जो दूसरा दोस्त है या उस टीम का हिस्सा है, वो कुछ और करना चाह रहा है उस दरमियान में, तो वहां पे मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल रखना है? अब देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप मॉडल मेरा गो थ्रू करें और जैसा अगर आप स्लाइड पे चलाएँ तो आप देखें कि हर लेवल पे बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। तो अब जब ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पर हम आ जाते हैं और आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन भी आ जाता है इसमें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप उनसे बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं कि ठीक है, आपने भी भरना है, मुझे भी भरना है, हम दोनों को टीम के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं। तो ऐसी सूरत में आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो कि सेल्फ इंटरेस्ट क्यों हावी होता है, वो भी एक इमोशनल मिसमैनेजमेंट ही है कि आपके अंदर कोई महरूमी है या कोई कमी है या कोई अर्ज है कि आप किसी का करना चाहें, क्योंकि नॉर्मल लोग तो एक दूसरे को तबाह नहीं करना चाहते। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसा जी, तासुर बिल्कुल। होता है और हम उस तरीके से शायद मैं कहूँ कि डेवलप नहीं हो पाते। हमारी प्रोफेशनल लाइफ की इस तरह से ट्रेनिंग नहीं की जाती जिसमें हमें प्रॉपर ये सिखाया जाए कि टीम के अंदर यूनिटी के साथ रहना है और जो ओवरऑल हमारा एक म्यूचुअल बेनिफिट है उसको लेके चलना है। क्या आप समझती हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसा है? लोग कितने फीसद या किस हद तक जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ एक टीम में काम करते हैं? बड़े मज़े की आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊँ। ये हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये वेस्ट की स्टैटिस्टिक्स है और हमारे माशरे में क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरैयत कर गई, कहते हैं कि 80% लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ मतलब होते हैं, उनको जहाँ अच्छा मौका मिलेगा वो ऑर्गेनाइज़ेशन को छोड़कर चले जाएँगे। बिल्कुल सही। और जो 20% लोग हैं, वो ऑर्गेनाइज़ेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। सो अगर आप ये चीज़ देखें तो इट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस कि उनको ये बात सोचनी चाहिए कि क्या वो तरबियत, क्या वो उस चीज़ को जो लोगों को चाहिए और कौन-सी ऐसी जगह है जहाँ लोग छोड़कर नहीं जाते। जैसे ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, वो क्या प्रोवाइड करती हैं? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल सही। ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती हैं। दिस इज़ व्हाई पीपल वहाँ पे रहना चाहते हैं।
तो कमिटमेंट लेने के लिए, आपको लॉयल्टी लेने के लिए कि आप उनके साथ वफादार रहें, आप दिल लगा के अपना बेस्ट दें, उसके लिए भी हमें इमोशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस पे इमोशनल इंटेलिजेंस की मैम ने जो बात की है उस पे हमें क्या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या हमें उस पे अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करना चाहिए कि किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वेस्ट करेंगी अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर ताकि वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकें। सो हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आके आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फरियाल रज़ाक से हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात कर रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस की हमें वर्क प्लेस पे ज़रूरत है, जिस बारे में मैम ने अपना एक मॉडल भी पेश किया है। सो हम मैडम से पूछेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। जी मैम बताइएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस की जो इस वक़्त जो रिसर्च कहती है, वो ये कहती है कि जो आपके जितने भी टॉप परफ़ॉर्म जो आपके बेहतरीन बंदे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइली इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। और आपकी ज़िंदगी में भी कामयाबी के लिए, आपकी पढ़ाई में इवन कामयाबी के लिए और आपकी दफ़्तरी कामयाबी के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। यहाँ तक कि लोगों ने हिसाब लगाया कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ की इमोशनल ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करते हैं, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो 2.7% है। सही। तो एवरी डॉलर अगर आप ₹1 लगाते हैं, तो आपको उस रुपया लगाने पर 2.7 का % का मुनाफ़ा होता मुनाफा है। हो सकता है आपको। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये रिसर्चेस इसलिए की कि शायद ऑर्गेनाइजेशन को पैसा नज़र आए तो इसमें इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि हमने बचपन से तो कभी इमोशंस के बारे में पढ़ा नहीं। मुझे आपको जैसे मैंने अपनी पीएचडी में आके जब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये क्या चीज़ थी और एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे पहले पूछूं, जब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में पीएचडी करने का आपने प्रोग्राम बनाया तो जो आसपास के लोग थे उनका क्या रिएक्शन था इस हवाले से? वो कहते थे कि ये कौन-सा सब्जेक्ट है? सो मच सो कि ये जो मेरा मॉडल था वो मैंने एमएस के अपने लिए जब प्रेज़ेंट किया, तो एक मेरे बड़े अच्छे हमारे जो टीचर थे, बड़े सीनियर टीचर थे, उन्होंने कहा कि ये तो मैनेजमेंट का टॉपिक ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जी जब आप इमोशंस और एचआर की बात करते हैं, जहाँ ह्यूमन है, तो वहाँ पर इमोशनल मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट का बिल्कुल टॉपिक नहीं? सही, बिल्कुल मतलब सही। इतनी मिसकंसेप्शन थी कि दे थॉट कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट का टॉपिक ही नहीं है। उनका ये तो साइकोलॉजी का टॉपिक है। अब दुनिया में जो भी रिसर्चेज़ हो रही हैं, वो खाली सब्जेक्ट वाइज़ नहीं हो रही, ऐसा ही है। इंटरडिसिप्लिनरी हैं। बिल्कुल सही। तो ये इवन एकेडेमिया में भी बहुत थे और मुझे सब ये कहते थे कि अच्छा ये इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग एक पूरी नेशन डिनायल में है। वी आर अ नेशन जो कि पूरी डिनायल में कि हमें तो कोई मसला नहीं है। जबकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें इस वक़्त तो अबाउट 25% ऑफ 25% मर्द हज़रात और 35% ख़वातीन। अब ये मैं आपको रिपोर्टेड केसेस बता रही हूँ, मतलब जो इस वक़्त फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके लिए हाज़िर हैं कि वो देख सकते हैं, वो किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके घर में एक बीमार साइकोलॉजिकली बीमार मरीज होता है, वो कम से कम 5 और अफराद को इफेक्ट करता है। लेकिन ये हमें जो प्रॉब्लम पेश आती है वो लोगों को समझने में पेश आती है प्रॉब्लम के, उनको पता ही नहीं होता कि इसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। सो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स के साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज है? क्या उसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं? क्या क्या से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ख़ानदान में कोई शख्स ज़्यादा गुस्सा करता है, परेशान रहता है, स्मोकिंग करना शुरू कर देता है, इमोशनली अनस्टेबल रहता है? क्या आप समझती हैं, क्या वो इलामात होती हैं जिनके ज़रिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अलामत तो नींद का ना आना भी एक बहुत बड़ी अलामत है कि आप पूरा दिन आप दफ्तर में आपको नींद आ रही है और जो ही आप बिस्तर पे लेटते हैं आपको नींद नहीं आती और आपका दिमाग पूरा एक तरह से एक्टिवेट है। गुस्सा करना, सिगरेट नोशी, ड्रग्स की तरफ जाना, मारपीट करना या फिर बिल्कुल अकेले हो जाना, कमरा बंद करके किसी से ना मिलना, सोशियोपैथिक बिहेवियर्स, ये सब अलामात हैं उन चीज़ों की कि जो मसले वो खुद हल नहीं कर पा रहे।
और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस पर कुछ काम बहुत खास कर नहीं रहे हैं कि हम बात करें कि जरूरी नहीं कि हर बंदा एक जब तक साइको केस ना बन जाए हम उसको उठाकर जब तक डॉक्टर की जरूरत ना पड़े और उसको दौरे ना पड़ना शुरू हो जाए हम उसका ना करें, क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा टैबू एसोसिएटेड है कि इमोशंस पे बात करना ठीक नहीं है। इमोशंस के लिए कोई हेल्प सीकर है तो उसको हम पागल का लेबल लगा देते हैं। तो ये जो हमारी माइंडसेट है वो हमें बहुत चेंज करने की जरूरत है कि जिस इमोशंस के मुतालिक बात करना। अब जैसे बचपन से कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां ऊंचा ऊंचा हंसती नहीं है, बेहसी आ रही है, खुशी हो रही है, तो जेंडर कहाँ से बीच में आ गया? बिल्कुल इमोशन तो सही। अल्लाह पाक ने मर्द के भी वही बनाए हैं जो औरत के भी बनाए हैं। दुख मर्द को भी होता है, दुख औरत को भी होता है, मगर मर्द रो नहीं सकता। क्योंकि मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज आप को। मुझे बताएं, एक छोटा-सा बच्चा है, आई फील सॉरी, मुझे बहुत अफ़सोस होता है मर्द हज़रात के लिए कि एक छोटा-सा बच्चा, 2.5-3 साल का बच्चा, जिसको रोना आ रहा है, आंसू भी निकल रहे हैं, दुःख भी हो रहा है और उसको आप बता रहे हैं कि नहीं मर्द नहीं रोते और उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपने इमोशन को कैसे इसे काबू कंट्रोल में करें, करे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हमें हमारी बहुत गलत कंडीशनिंग की गई है माशरती तौर पे, जो कि इट्स एक गलत एजुकेशन ना होने की वजह से थी, क्योंकि इमोशंस कभी हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं था। बिल्कुल ना हमें सही। स्कूल में पढ़ाया, ना कॉलेज में पढ़ाया। तो हमें अंदाजा नहीं है कि ये इमोशंस, हमने सोचा कि ऐसी चीज है कि जिसके मुतालिक बात करना एक ममनुआ टॉपिक है कि जिस पे आपने बात भी नहीं करनी। तो हम उस पर कोई काम करने को तैयार ही नहीं है और हमने अपने आप को जो हमने इससे पहले बात की थी इन्वेस्टमेंट्स की, जो ऑर्गेनाइजेशंस की, फिर मैंने सवाल को थोड़ा सा वो चेंज किया था और आपसे पूछा था कि अब आप पीएचडी करने वाली थी। तो जो हमने बात कर रहे थे हमारे अपनी, अगर हम सोसाइटी की बात करें, जो हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, पाकिस्तानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूँ, वहाँ पे आपने बताया कि अगर हम 1 रुपी स्पेंड करेंगे तो उसका रिटर्न 2.7% जो है वो मिलेगा। तो आप क्या समझती हैं, जो आपने अपना मॉडल भी बनाया था, इसको अप्लाई करने में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कराने में अब तक कितनी सक्सेस आपको हासिल हुई है, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो इस इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे देख रही है देखिए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? जी, अभी तक तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो तो खैर काफी ओपन माइंडेड हैं और जो प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं, मगर अभी तक हमारी मिसकंसेप्शन है। मुझे तो लगता है कि मैं एक जिद्दोजहद कर रही हूँ लोगों को बताने के लिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटीज में भी लोग डिनाइल में है कि नहीं, इमोशनल वेलबींग इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मगर अगर आप देखें कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर आप $500 इतनी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग कराएंगे, $500 हो, तो उसका, उस ट्रेनिंग का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी 337% है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है $500 की पर पर्सन ट्रेनिंग पर भी, सही। व्हिच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव। क्वाइट एक्सपेंसिव। तो उसका रिटर्न भी इतना है। तो बात दरअसल ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाती है, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 110% बढ़ जाते हैं, 110%। तो अब आप ये देखें कि इट्स टाइम कि वी शुड बी टेलिंग द ऑर्गेनाइजेशन कि आप पैसे बचा नहीं रहे, आप पैसे बना रहे हैं। बना रहे हैं। तो असल में वही वाली बात है कि क्विक मनी नजर नहीं आती ना उनको, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जितने लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली, जिन एम्प्लॉयज को इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी गई, 95% ऑफ देम, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जबरदस्त। तो अगर इतनी बड़ी स्टेटिस्टिक्स हमारे पास अब रिसर्च से मौजूद हैं, तो अब भी हम अगर डिनाइल में रहेंगे कि नहीं ये इस पे पैसे लगाना बेकार है, तो फिर आप तो किसी ट्रबल को ही आवाज दे रहे हैं, क्योंकि आपके अगर इमोशनली अनस्टेबल होंगे एम्प्लॉयज, तो या वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या वो बीमार रहना शुरू हो जाएंगे, या वो छुट्टी पे रहना शुरू हो जाएंगे, और या उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो बिल्कुल सही। नुकसान किसका हो रहा है? वैसे प्रोडक्टिविटी तो हमारे मुल्क में ऐसे है कि अगर हम स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो वहाँ पे तो इतना कम काम लोग करते हैं, और चाय पीने में, अखबार पढ़ने में, गपशप करने में बड़ा स्लो वर्क होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी जो है वो कम काम होता है। अगर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे रिलेटिवली लोड ज़्यादा होता है लोगों पे। सो काम के बर्डन से भी क्या लोग जो हैं वो हाइपर टेंस हो जाते हैं और इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, काम का बर्डन और वही हमारी गलत एक्सपेक्टेशंस। अब ये है कि हमें खुद पता नहीं कि कहाँ पर हमें स्लो डाउन होना है, अब कहाँ हमें ब्रेक की जरूरत है।
अब हमारी जगह बहुत डिफरेंट किस्म के ओपिनियन है। एक तो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ काम करना ही नहीं ये लोग चाहते, और फिर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ जाती है जहाँ पर उन्होंने अपने आप ज़्यादा को, काम लिया जाता है जहाँ उनसे। उन्होंने सुपर ह्यूमन हर बंदे को एक्सपेक्ट कर लिया है कि वो सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज रखता है। ना उसे खाने की जरूरत है, ना उसको नींद की जरूरत है, ना उसके कुछ सोशल लाइफ है। तो दे एक्सपेक्ट कि आप 12-12 घंटे, 13-13 घंटे काम करें और उसी एनर्जी के साथ करें जिस एनर्जी से आप सुबह आए। इंसान है, एक बायोलॉजिकल मशीन है, वो थकेगा भी, उसको भूख भी लगेगी, उसका दिमाग भी स्लो डाउन होगा, उसको रेस्ट की भी जरूरत है। तो हमने इन इसको, मैं जो हूँ, हम अपनी कंपनी में इसको होलिस्टिक बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं कि खाली इमोशंस नहीं है, इमोशंस के ट्रिगर होने की बहुत सारे खाने ऐसे हैं कि जिसके खाने से आपके कुछ इमोशनल इम्बैलेंसेस, जैसे क्या है, अब आप खुद खा के देखें कि आप बहुत सारी लस्सी पिए तो कैसे नींद सी, गनोदगी सी आना शुरू हो जाती है। सही, सही। मुरगन खाने आप ज्यादा खाएं, हुँ, एक्टिव, आपने स्मार्ट रहना है, आपको आपने पढ़ना हो। जैसे अपने जवानी के जमाने में जब हमारे पेपर होते थे तो पेपर से पहले हम बहुत ज्यादा हैवी मील नहीं खाते थे कि नींद आती थी उससे, बिल्कुल है सही। और वो जो चीज पढ़ रहे होते थे याद नहीं होती थी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि खाना है, एनवायरनमेंट है, लोगों का रवैया है, किसी की कोई बात आपके दिल में फंस जाती है फांक की तरह। वेन डियर एक बहुत जबरदस्त ऑथर थे, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि आपके जो वर्ड्स होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो आप ज़बान से वर्ड अदा कर देते हैं, फिर उनकी अपनी एक लाइफ होती है, बिल्कुल है सही। और वो डैमेज किसके दिल में जाके, किसी की ज़िंदगी में जाकर क्या कर देंगे, और उसकी फिर एक लाइफ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल है सही। कि अगर आप अपने ट्रॉमास को देखें तो वो कहीं भी बातें होती हैं, वो माँ-बाप के या दोस्तों की मारें नहीं होती, उनकी कहीं भी बातें होती हैं, जो हमारे ट्रॉमास के साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ हमारे साथ चलती हैं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया मैम। मेरे ख़्याल से हम अपने इस प्रोग्राम को, जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस पे था, इसके में एक और प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीक इस पे करते हैं। और मैम आपने जो बात की थी मिसकंसेप्शन जो हमारे इंटेलिजेंस पे, हम उस पे नेक्स्ट वीक हम एक प्रोग्राम करेंगे और इस पे हम मिसकंसेप्शन पे बात करेंगे, और जो हमने अभी बात की है इसमें इसको भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हो रहा है। जी, इसलिए अभी हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं अपने टॉपिक को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस पे दोबारा बात करेंगे मिसकंसेप्शन पे। और जो आपने स्पेशल बात की है कि जो बचपन में जो हमें साथ कुछ सलूक हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को दोबारा से महसूस करते रहते हैं, कुछ डर बैठ जाते हैं, कुछ खौफ बैठ जाते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और डॉक्टर फ़रियाल रज़ाक आपका बहुत शुक्रिया, आप शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाएँ। और नाज़रीन, आप हमें फ़ेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हक न्यूज़ फ़ेसबुक पेज का लिंक इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।